क्वेश्चन आ जाता है कि अब एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, है ना। रेशियल ग्रुप्स मतलब किसी जाति का ही आपने क्या कर दिया कि अंत कर दिया, तो उसको क्या बोला जाएगा, है ना, क्या बोला जाएगा। तो ऑप्शन आर रेजिसाइड, जेनोसाइड, होमिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, है ना। आप मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? कोई एक रिप्लाई कर दो स्क्रीन अभी मैं शो करूंगा, लेकिन इससे पहले जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन जो पढ़ रहा हूँ उसको सुनिएगा। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, है ना, आपने जानबूझ के किसी एक जाति का समूल नाश कर दिया। जैसे आप अगर इतिहास पढ़े होंगे तो परशुराम करके एक कैरेक्टर हुआ करते थे, जिन्होंने कितनी ही दफा क्षत्रियों का समूल नाश किया हुआ था, है ना। क्षत्रिय मतलब जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे करके जो 4 कैटेगरीज थी उस समाज के, उसमें क्षत्रियों का उन्होंने नाश किया था। लाइकवाइज सेम इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स इज नोन एज व्हाट? रेजिसाइड, जेनोसाइड, होमिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, है ना। तो इसका आपने बताना, अभी अभी हम लोग साइड पढ़े थे, तो इसका मतलब क्या होता है? तो जाति का संहार कर देना होता है जेनोसाइड, है ना। जाति का संहार कर देने को क्या बोलते हैं? जेनोसाइड। रेजिसाइड का मतलब क्या होता है? राजा की हत्या कर देना, है ना। राजा की हत्या करना को क्या बोलेंगे कि रेजिसाइड। होमिसाइड मतलब क्या होता है कि होमी मतलब ह्यूमन बींग्स, है ना। ह्यूमन बींग्स की हत्या करने को क्या बोलते हैं कि होमिसाइड। और फ्रेट्रिसाइड अभी हम लोग देखा था कि भाइयों की हत्या करना को फ्रेट्रिसाइड बोलते हैं। सो वेरी क्विकली वी आर मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ टुडेज मॉर्निंग। ठीक है, तो ये जूम हो गया, दिख रहा है ये? देख पा रहे हैं आप प्लीज? क्लियर क्लियर नहीं है। पुराने वाले का आंसर क्या? हाँ अब ठीक है सर। अब क्लियर है सर, अभी क्लियर है। ओके, है ना। है ना, बहुत गलत मत लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में मत लीजिएगा। वेरी रेलेवेंट एग्जांपल जो मुझको याद आता है, 50 शेड्स ऑफ ग्रे करके एक मूवी आई थी, उसी से संबंधित था। उसका मतलब सैडिस्ट होता है, बट द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है स्टोइसिज्म, एक वर्ड हमने पढ़ा था। स्टोइसिज्म का मतलब हो जाता है हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। उसको ना ज्यादा, जैसे हो सकता है कि भाई आपने मुझे एक थप्पड़ मार दिया तो हो सकता है मुझको पेन होगा, बट आपने मुझे क्या किया कि पुरस्कार दिया तो हो सकता है मुझे खुशी हो। लेकिन जब मैं ऐसी अवस्था में आ जाऊंगा कि आपने मुझे गाली दी तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने मुझे प्रेज किया तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप गौतम बुद्ध हो गए हैं, है ना। जब आप सेंट बन गए, संत बन गए हैं, तो उस स्थिति को बोलते हैं स्टोइक। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, है ना। कोई एक आदमी होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है ना, और हो सकता है वो अपने ही बारे में बोले, है ना, अपने ही बारे में बोलता है, अपने अचीवमेंट्स को गिनाएगा, अपनी चीजों को बेहतर बताएगा और अपने ही किस्से सुनाएगा, अपना राग अलापेगा, है ना। ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट पढ़े थे हम लोग, याद होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस में। तो जब कोई अपना राग अलापता है तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं इम्पोस्टर, एंथुजियास्ट, इगोइस्ट, ऑप्टिमिस्ट, है ना। तो उसको बोलते हैं इगोइस्ट, है ना। इम्पोस्टर तो मूवी, आप अब एक गेम खेलते हो, एमंग अस करके एक गेम आता है ना, उसमें इम्पोस्टर होता है और कुछ क्रू मेंबर्स होते हैं ना। तो इम्पोस्टर का मतलब आप अगर उस गेम को खेले होगे तो उसमें होता है कि आप किसी और किरदार में या बहरूपिया बनते हो, आप बहरूपिया बनने की कोशिश करते हो कि आप ये बताते हो कि मैं आपका साथी हूँ, और पता चलता है आप उधर इसका मर्डर कर देते हो, है ना। तो इम्पोस्टर का मतलब होता है कि होना कुछ और दिखाना कुछ और, है ना। कि इम्पोस्टर का मतलब अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। किसी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आप क्या करते हो कि बहरूपिया बन जाते हो, तो इम्पोस्टर होता है। बट द करेक्ट आंसर इज इगोटिस्ट हु टॉक्स ऑफ हिमसेल्फ, है ना। वो अपनी चीजों को, अपने किस्सों को, अपनी कहानियों को लोगों के ऊपर थोप देता है, इम्पोज कर देता है। नहीं भी मन कर रहा तो भी आप सुनिए, मैं सुनाना चाहता हूँ, आपको सुनना पड़ेगा, है ना। तो कई बार क्या होता है कि ये ऐसे लोगों को टॉलरेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे चलिए। सॉरी आंसर क्या है सर? इगोटिस्ट, ऑप्शन नंबर 3, है ना। वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, है ना। आगे चलिए। इन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और अ पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाय
अ मशीन, है ना। मशीन जो होती है जनरली जेरोक्स का जो एक मशीन होता है ना, हम लोग कैनन का, जेरोक्स का, एचपी का, कुछ का भी हो सकता है वो। तो जेरोक्स कॉपी जो निकालते हैं हम लोग, तो एग्जैक्टली उसका फोटो कॉपी तो मतलब होता नहीं है। उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? ओरिजिनल फैसिमाइल कॉपी। ये व्यापम के एग्जाम में भी आया था, है ना। मेरा ख्याल है आज से 3 साल पहले कोई एक एग्जाम हुआ था, उसमें आया था ये। तो फैसिमाइल, फैसिमाइल का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, है ना। जैसे आपने एक अपनी सर्टिफिकेट को क्या किया कि कॉपी किया, या जैसे आप स्कैन करके, जैसे मैं देख रहा हूँ, मैंने एक स्क्रीन शेयर किया है, वो बुक का फैसिमाइल है ना। तो बुक एग्जैक्टली बुक जैसा ही दिख रहा है, कलर में भी और उसका प्रिंटिंग भी वैसा ही है। तो फैसिमाइल का मतलब क्या हो जाता है? एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ और हैंड राइटिंग ऑफ अ पिक्चर प्रोड्यूस बाय अ मशीन, है ना। तो अभी मैं इसका प्रिंट निकाल लूंगा तो इट विल बी अ फैसिमाइल, इट विल बी अ फैसिमाइल। ठीक है, आगे चलिए। समय का ख्याल रखिएगा, जैसे ही 7:55 हो जाएगा मुझे याद दिलाइएगा, ठीक है। तो स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज व्हाट? स्टडी ऑफ साउंड, है ना। जब आप फोन करते हो किसी को, है ना, जैसे लाइक यू गाइज आर हियरिंग मी, फोनेटिक्स। व्हाट यू आर हियरिंग? माय वॉइस ओनली। आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो द स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज व्हाट? व्हेन यू विल स्टडी, जब मेरी बोलने की तरीकों को आप, जैसे सुबह का आदमी जब बोलता है सुबह, तो उसकी आवाज में कुछ एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब दोपहर में बोलते हो, जब आप सैड होते हो तब कुछ होता है, जब आप इलेटेड या खुश होते हो, इंथुसियास्ट होते हो तब कुछ अलग होता है, जब आप गम में होते हो तो थोड़ा डाउन हो जाते हो, जब आप खुशी में होते हो तो थोड़ा लाउड हो जाते हो। तो द स्टडी रिलेटेड टू साउंड इज नोन एज व्हाट? फोनेटिक्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं? फोन से याद रखना, फोन से याद रखना, फोनेटिक्स, ठीक है। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद, जो भाषा का ज्ञान रखता है, लेकिन बोलेगा ऐसा जरूरी नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड ओनली, है ना। सिमेंटिक, सिमेंटिक का मतलब होता है कि जैसे सिमेंटिक बैरियर, कम्युनिकेशन आपने अगर पढ़ा होगा, अगर आपने मैनेजमेंट या फिर बिजनेस स्टडीज जो भी अगर कम्युनिकेशन पढ़े होंगे, तो देयर इज अ वर्ड सिमेंटिक बैरियर। जैसे क्या होता है कि कोई एक भाषा में किसी एक शब्द का या किसी एक इशारे का कुछ और मतलब होता होगा, और किसी और क्लाइमेटिक कंडीशन में, जैसे भारत में दो का मतलब कुछ और होगा, है ना। जैसे मैंने एक साइन किया दो, तो कई जगह विक्टोरियस होता है इसका मतलब, है ना। जैसे मैंने 2 फिंगर्स दिखाए, तो इसका एक मतलब होता है विक्टोरियस, और दूसरा क्या होता है कि आपको बहुत जोर से प्रेशर आया है, आप हल्का होना चाहते हो। तो एट द सेम टाइम एक ही साइन जो है वो 2 मीनिंग के साथ आता है, तो वो सिमेंटिक बैरियर्स में आता है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेंटिक। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस particular one word substitution, a study of sound is known as what? Phonetics. A study of sound is known as what? Phonetics, है ना। आप देख पा रहे हो? आगे चलते हैं, आगे चलिए फटाक से। और टू रिड्यूस टू नथिंग, है ना। जैसे हम लोग देखे थे टू कम टू नथिंग का मतलब टू गेट रूइंड, या फिर आप एक एंड इन स्मोक करके हम लोग एक पढ़े थे। एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है? टू कम टू नथिंग। हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस जब पढ़ रहे थे, एंड इन स्मोक का मतलब आप धुआं में उड़ के खत्म हो गए, तो इसका मतलब होता है नल, नलीफाई का। नलीफाई ऑप्शन नंबर 2 जो है नल, NULL, नलीफाई। नील जो पढ़ते हो आप, वैसे ही नल, नलीफाई मतलब टू कम टू नथिंग और टू रिड्यूस टू नथिंग, ठीक है। आगे चलिए। एन ऑब्वियसली ट्रू और हैकिन स्टेटमेंट, है ना। एन ऑब्वियसली ट्रू और हैकिन स्टेटमेंट का मतलब होता है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म आप रीजनिंग में पढ़ते हो कि 2 स्टेटमेंट दिया होता है और उसमें से आपको एक क्या करना, कंक्लूजन निकालना पड़ता है, दैट इज नोन एज सिलॉग्स या सिलोगिज्म। आइकॉनिक, आइकॉनिक मतलब जैसे कोई एक काम आपने किया बट वो एग्जाम्पलरी था। एग्जाम्पलरी मतलब वो समाज के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आइकॉनिक टच दे देता है वो चीज, है ना। और एक होता है इमेजिज्म, है ना। इमेजिज्म मतलब इमेज के जरिए बताना, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ट्रूइज्म होता है ना। जैसे इमेजिज्म का मतलब स्टाइल इन द अर्ली 20th century ब्रिटिश एंड अमेरिकन पोएट्री विच मेड यूज ऑफ क्लियर इमेजेस, आइडियाज और थिंग्स मीन टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस मीनिंग, है ना। तो बोल सकते हो कि आप इमेजिज्म मतलब इमेज के सहारे किसी चीज को बताना। और ट्रूइज्म का मतलब होता है अ स्टेटमेंट दैट इज क्लियरली ट्रू एंड डज नॉट देयरफॉर ऐड एनीथिंग इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टू अ डिस्कशन। लेट्स से कि अब व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ और व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम अपनी भावनाओं को वहां पे लाद नहीं सकते। जो लिखा है सो लिखा है, लकीर के फकीर आपको वहां होना पड़ेगा।
क्योंकि उसमें आप थोड़ा भी चेंजेस कर देते हो तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू बी वेरी ट्रूइज्म, है ना, मतलब आप जैसा है वैसा है, उस पर आप बहुत ज्यादा लाग लपेट या फिर अपनी तरफ से अपनी भावनाएं, अपनी सोच को नहीं उसमें डाल सकते। जो लिखा है सो लिखा है, ठीक है। आगे चलिए, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब, ये वेरी कॉमन है और जनरली देखने को मिलता है आपको, अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो एपिटैफ इसका होता है आंसर। एपिटैफ का मतलब होता है जैसे किसी का स्क्राइब किया गया, टॉम्ब है ना, जैसे अक्सर देखोगे कि आप किसी का मकबरा होता है, वहां पर लिखा होता है कि उसकी जन्म कब हुई थी, उसकी मृत्यु क्या थी और उसकी उपलब्धियां क्या थी, ऐसा जनरली आपको देखने को मिलता है। तो दैट इज नोन एज व्हाट, एपिटैफ। एपिटैफ मतलब वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब इज नोन एज व्हाट, एपिटैफ। आगे चलिए, आगे चलिए, द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग अ ब्रश और अ स्पेशल पेन, है ना, एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग अ ब्रश और अ स्पेशल पेन। जो बच्चे क्लास में आते थे, अब से लॉकडाउन से पहले जो क्लास में आते थे उनको पता होगा, हमारे क्लास में एक हमारे बहुत ही अच्छे सीनियर सदस्य सुरेश माहेश्वरी जी करके हैं, वो कैलीग्राफी, है ना, कैलीग्राफी में माहिर हैं और छत्तीसगढ़ में उन्होंने काफी जगहों पर ट्रेनिंग भी दी हुई है, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट बॉडीज को या फिर ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको भी वो ट्रेनिंग देते हैं। तो कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है कि एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग अ ब्रश और अ स्पेशल पेन। जैसे आपने नाम लिखना है, जैसे लेट्स से माय नेम इज मनोज, है ना, तो एम को आपने बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक वे में बहुत अच्छा सा खूबसूरत कुछ लिख दिया, एम के बाद ए को भी आपने ऐसा कुछ बना दिया। जो आप फॉन्ट देखते हो, जब वर्ड पेंट आप जाते होगे वर्ड में, है ना, तो वर्ड में देखोगे कि अलग अलग फॉन्ट होते हैं। तो वर्ड आर्ट में जब जाओगे आप तो वहां पे देखने को मिलेगा कि आपको एक ही चीजों को कैसे अलग अलग अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे लिखा जाता है ना। तो दैट इज नोन एज कैलीग्राफी। स्टेंसिलाइजिंग का मतलब होता है, मैप आप बनाते थे स्टेंसिल से, है ना, ग्राफिक्स का मतलब बहुत अच्छे से जानते हो आप। तो ये ऑप्शन जो करेक्ट वन होगा, वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना, जो सही आंसर होगा। और एक है तो देखो, हीरोग्लाइफिक्स का मतलब होता है रिटन इन और बिलोंगिंग टू अ राइटिंग सिस्टम यूजिंग पिक्टोरियल सिंबल्स। जैसे आपने हीरोग्लाइफिक्स का देखोगे कि आप अगर एनसीईआरटी बुक अगर पढ़े, आप सीबीएसई अगर कोर्स पढ़े होंगे, तो इन क्लास 8th देयर वाज अ चैप्टर अ फर्स्ट लेटर, है ना, उसमें एक चैप्टर था अ फर्स्ट लेटर। तो द फर्स्ट लेटर जो चैप्टर था उसमें क्या था कि एक कैरेक्टर होता है, वो लोग शिकार करने जाते हैं, उनका भाला टूट जाता है, तो बच्ची को भेजते हैं कि जाओ घर से भाला लेकर आओ, और उसके बाद वो भाले का चित्र बना के देखते हैं। तो क्या होता है कि वो भाले का चित्र लेके आती है, लेकिन लोग क्या सोच लेते हैं कि उस भाले से वो ऐसा उसको शो करता है कि जिससे मारते हैं, है ना, तो उस आदमी को मारता हुआ दिखाते हैं, और वो भाला उस समय लोग बोल नहीं पाते थे। ये बहुत शुरुआत की बात है, जब भाषा का विकास नहीं हुआ। वो सोचते हैं कि उसने उसको मार दिया और उस बच्चे को उन लोग कैद कर लेते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं, वो भाला लेने आया था। तो द होल आइडिया बिफोर टेलिंग ऑल दिस स्टोरी इज नोन एज कि हीरोग्लाइफिक्स का मतलब होता है कि चित्र से, चित्रलिपि से, पिक्टोरियल फॉर्म से संबंधित होता है, ठीक है वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कैलीग्राफी हो जाएगा। 7:52 हो गए हैं, बहुत जल्दी हम लोग क्लोज करने वाले हैं। अ वर्ड कंपोज्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इन अ फ्रेज, है ना, a word composed of the first letters of the word in a phrase is known as what, acronym। जैसे भेल, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। हाँ, इसका पहले का आंसर क्या बताए? कैलीग्राफी, ऑप्शन नंबर 1 कैलीग्राफी। उसके बाद वाला सर। उसके बाद वाला what is inscribed on a tomb is known as epitaph, है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं a word composed of the first letters of the word in a phrase is known as acronym। ऑप्शन नंबर 4 देखिए आप, ऑप्शन नंबर 4 अगर देख पा रहे हैं आप, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर 4 एक्रोनिम, ACRONYM। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल बताया, भेल, भेल भी बोलते हैं हम लोग, लेकिन जब उसका फुल फॉर्म आता है
तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है उसका मतलब, ठीक है। तो लाइकवाइज एक्रोनिम का मतलब फर्स्ट लेटर को लेके आपने एक नया वर्ड फॉर्म कर दिया। अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज गेन्ड वेल्थ का मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे बताइए आप, है ना। तो इसका आप याद रख लीजिए, इसका आंसर होता है परवेन्यू, है ना। परवेन्यू का मतलब क्या होता है, परवेन्यू का मतलब होता है कि कोई एक आदमी बहुत कम समय में, हो सकता है कि गलत तरीके से ही सही, लेकिन उसने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है, तो उसको बोलते हैं परवेन्यू। अ पर्सन फ्रॉम लो और सोशल ग्रुप इकोनॉमिक पोजीशन हु हैज सडनली बिकम रिच इज नोन एज व्हाट, परवेन्यू, है ना। जो गरीब था लेकिन हो सकता है उसका लॉटरी लग गया, या उसने बड़ी चोरी कर ली और उसके बाद उसके पास धन धान्य से परिपूर्ण हो गया बहुत कम समय में, या फिर उसने जनरली, आप सही तरीके से तो बहुत कम समय में पैसे नहीं कमा सकते, हाँ ड्रीम इलेवन में आप टीम बनाते हो तो करोड़पति बन सकते हो, है ना। तो ड्रीम इलेवन से एक था कि एक जोक था ना कि पहले मैं गरीब हुआ करता था, फिर मैंने ड्रीम इलेवन में टीम बनानी शुरू की, अब मैं कर्ज में भी हूँ, है ना। तो कोई खैर एनीवेज आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 440 तक हम लोग 440 तक करेंगे। अ पर्सन हु अटेंड्स टू डिसीजेस ऑफ आई इज एन, है ना। अभी हम लोग पढ़े थे आंखों का जो डिसीज से ट्रीटमेंट देता है, ऑक्यूलिस्ट भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऑक्यूलिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ऑक्यूलिस्ट, है ना, ऑक्यूलिस्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, द स्टडी ऑफ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स इज नोन एज व्हाट, है ना। तो वॉर्म्स कीड़े मकोड़ों की स्टडी को एंटोमोलॉजी, यस करेक्ट, करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एंटोमोलॉजिस्ट, है ना। अब ये टैक्सीडर्मी का मतलब क्या होता है, अब इसको मैं बहुत क्विकली बता देता हूँ। टैक्सीडर्मी का मतलब क्या होता है, द आर्ट ऑफ स्टफिंग डेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश विद स्पेशल मटेरियल सो दैट दे लुक लाइक लिविंग वंस। आप अगर म्यूजियम वगैरह में जाओगे, है ना, तो म्यूजियम वगैरह में कई बार आपको टैक्सीडर्मी देखने को मिलेगा। वो हो सकता है कि जानवर मर गया हो, लेकिन उसकी खाल को उतार लेते हैं और उसके अंदर भूसा या फिर पैरा भर देते हैं, जिससे वो वैसा ही लगता है ना। टैक्सीडर्मी उसी को बोला जाता है, ठीक है। जैसे आप अगर म्यूजियम गए होंगे, तो ये जो गढ़ कलेवा के पास म्यूजियम गए हैं क्या कोई, गढ़ कलेवा के पास जो म्यूजियम है रायपुर में, अंबेडकर चौक के पास, है ना। यस तो जब सर, घासीदास संग्रहालय। है ना, सेकंड फ्लोर में जब जाओगे तो वहाँ पे लेपर्ड का, पैंथर का ऐसे टैक्सीडर्मी बना हुआ है ना। और एंटोमोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स इज नोन एज व्हाट, एंटोमोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स, है ना। जब आप 1880 में जाते हैं, कांग्रेस का जब शुरुआत हुआ था, तो कांग्रेस का शुरुआत A.O. ह्यूम ने किया था, आपको याद होगा। तो A.O. ह्यूम क्या थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। हुवर्स, या फिर जब आप पक्षी वैज्ञानिकों की बात करते हो तो एक नाम आता है सलीम अली का, है ना। या फिर आप अगर 2.0 जिसमें अक्षय कुमार एक पिक्चर था, अभी आप देखे होंगे, है ना, है ना। तो अक्षय कुमार उसमें क्या रहता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट ही तो रहता है, ठीक। और आता है एक टर्न पैलेंटोलॉजिस्ट, है ना। पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, है ना, है ना, द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स इन रॉक्स इज नोन एज व्हाट, जीवाश्म का अध्ययन करना ही पैलेंटोलॉजी होता है, ठीक है। जीवाश्म जैसे कार्बन डेटिंग होता है, जीवाश्म फॉसिल। सर 8 बजने वाला है। हाँ थैंक यू दोस्त, है ना। अभी हम लोग 8 बजे से पहले पहले क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जिसको कोई डाउट हो फट से पूछ लेना भाई ना। अ पर्सन हु डिवोट्स हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ, है ना, जो अपनी जिंदगी लोगों के बेहतरी के लिए दे देता है। जैसे वॉलंटियर लॉकडाउन के समय सोनू सूद ने काफी अच्छा काम किया, तो अल्ट्रुइस्ट उसके लिए बोला जा सकता है कि सोनू सूद इज एन अल्ट्रुइस्ट पर्सन, मतलब हु थिंक्स ऑफ अदर पीपल, है ना, जो लोगों के गरीब लोगों को सहायता करता है, दैट पर्सन इज नोन एज व्हाट, अल्ट्रुइस्ट, है ना। आगे आइए 436 में, अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, है ना। तो शो ऑफ हिज लर्निंग, जो अपनी चीजों को दिखाता है बढ़ा चढ़ा के, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एग्जीबिटर। अ पर्सन कंपनी दैट शोज हिज वर्क प्रोडक्ट्स इन द पब्लिक। जैसे आप गैलरी वगैरह, आर्ट गैलरी लगता है, देखे होगे, है ना, आर्ट गैलरी लगता है, तो जब आप पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा फ्लावर्स का भी बीच में लगा था जिंदल की तरफ से, है ना। तो एग्जीबिटर का मतलब क्या होता है कि एक एग्जीबिशन लगता है, दैट इज नोन एज व्हाट, शो ऑफ हिज लर्निंग, है ना। उसका पूरा एक, आप पूरा एक बोल सकते हो कि एक पूरा प्रदर्शनी टाइप से लगा देते हो, तो इसका मतलब होता है एग्जीबिटर। आगे चलिए, रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, है ना।
written law of a legislative body is known as statute, है ना? statute मतलब क्या होता है कि जो है सो है, वो स्थिर है, उसमें बदलाव नहीं है। अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, दैट इज अदर थिंग, बट जो वो लिखा है दैट इज नोन एज स्टैट्यूट, है ना? स्टैट्यूट मतलब स्टैच्यू, स्टैच्यू स्थिर रहता है। तो स्टैट्यूट ये स्पेलिंग से था, तो आप स्पेलिंग देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। आगे चलिए, अ पोल और अ बीम यूज्ड एज अ टेम्पररी सपोर्ट, है ना? जैसे घर बनाते हैं तो घर बनाते हैं जब आप लेंटर डालोगे, है ना, जब छत डलता है तो नीचे लकड़ी लगे होते हैं, बांस की बल्लियां लगी होती है ना, तो दैट इज नोन एज प्रॉप। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉप। आगे आ जाइए, वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग इज नोन एज व्हाट? द पर्सन हु इज, उसका मतलब होता है हार्टिकल्चरिस्ट, है ना? हार्टिकल्चर विज्ञान की एक शाखा है, एन एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स इज नोन एज व्हाट? है ना? हार्टिकल्चरिस्ट। आप जब कभी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी, जूलॉजी, हार्टिकल्चर भी उसमें आता है, हार्टिकल्चर के लोग पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है? तो हार्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं, ठीक है उसको। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस इज नोन एज, ऑप्शन देखोगे बहुत अजीब सा ऑप्शन है। हाँ, तुरंत आप पेनेसिया सर, पेनेसिया या पेनेसिया, है ना? रामबाण इलाज जो बोलते हो आप। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस इज नोन एज व्हाट? पेनेसिया। तो यहाँ तक अभी हम लोग करेंगे। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी, और किसी को कोई डाउट हुआ तो प्लीज यू मे आस्क, अदरवाइज हियर वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी कैन पुट एन एंड टू अवर क्लास। तो अगर किसी को कोई दिक्कत आई होगी तो दे मे आस्क, है ना? सर और आपको समझ आई? ये क्लास के नोट्स मिल जाएगा ना ग्रुप में? बिल्कुल दोस्त युवराज सिंह, आपको नोट्स मिल जाएगा, बट द आइडिया, होल आइडिया बिफोर टेलिंग ऑल सच थिंग फॉर अ लॉन्ग 1 आवर, है ना, कि आप चीजों को समझिए, प्रोसेस को जाइए पहले। नोट्स मिल जाएगा आपको, मैं पूरा बुक आपको फोटो खींच के दे दूंगा, और क्या कर सकता हूँ मैं। बट एट द सेम टाइम बुक आने से ज्यादा जरूरी है कि आप इस 1 घंटे को समझ पाए, क्या मुद्दा ये है। जी सर। वैसे आज अच्छा चला सर क्लास, अब बढ़िया चला 1 घंटे पूरे। हाँ, आप समझे नवीन जी? किरण लहरे कुछ बोलना चाह रही हैं, है ना? आशा करता हूँ आप बताइए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। जब से क्लास ऊपर से, हेलो हाँ बोलिए किरण जी। हेलो सर, सर मैं बोल रही थी कि आज नेटवर्क इशू के कारण ज्वाइन ही नहीं कर पाई सर, बहुत देर से ट्राई कर। It's okay, we can understand, तो है ना? Our sympathy is with you, but you will get notes at the time, है ना? आप ग्रुप में अगर जुड़े हैं तो I will share my notes with you, तो जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है? ठीक है किरण जी, थैंक यू सो मच। तो आप ऊपर से बता दीजिए क्या पढ़े आए सर। थैंक यू सर। हम लोग 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है किरण जी? तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी विद ग्रेट पेशेंस, है ना? आपका दिन शुभ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यू टू सर, है ना? थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। और मैं जी जुड़ गए होंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कम एंड टेक क्लास सर, नाउ इट्स योर टर्न। रोहित जी। थैंक यू मनोज, थैंक यू मनोज, है ना? ठीक है सर, आप शुरू कीजिए, और मैं आशा करता हूँ बाकी सभी लोगों को इंग्लिश की क्लास समझ आई होगी। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट। अगर कुछ कमियां रह गई होंगी तो उसके लिए मैं निजी तौर पे आपसे माफी मांगता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास उससे बेहतर हो, है ना? तो थैंक यू सो मच। प्लीज रोहित जी शुरू कीजिए। ओके। सभी को स्क्रीन शो हो रहा है। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।
सभी को स्क्रीन शो हो रहा है? जी हो रहा है। Yes, sir. गुड मॉर्निंग यस सर। सर। सभी एक बार इस क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से कि सभी अपना माइक का वो देख लीजिएगा ऑप्शंस के ऑफ है, क्योंकि जरा सा भी डिस्टरबेंस होने से पूरे क्लास का एक तो रिदम टूटता है और सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी अपन जब पूछा जाएगा तो आपको भी एक कोई जब पूछा जाएगा कि सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो कोई भी एक जन उसको ऑन करके बता दे। बस जरूरी नहीं सभी ऑन करके बताएं, है ना? ये आपके लिए है ताकि डिस्टरबेंस कम हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। किसी का माइक ऑन है, एक बार सब अपना माइक देख लीजिए। हाँ? ठीक है। हमने जो लास्ट क्लास लिया था वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ठीक से नहीं हो पाया था। अब उसको मतलब फिर से थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं वैदिक सभ्यता में। प्लीज माइक देवलाल कौन ज्ञानलाल जी हैं क्लास में, सबका माइक ऑफ कर दीजिए एक बार। माइक स्टार्ट ऑन कर लीजिए। हाँ ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको सभी को शो हायरार्की शो हो रहा है ना, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद को लिखा गया है, इसको इसलिए इसको ऋग्वेदिक काल भी बोला जाता है, जो कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व इसका माना जाता है। ये सिद्धांत दिया है मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने बोला गया, उनका जो सर्वमान्य मत है कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में इसको ऋग्वेदिक काल लिखा गया या उसको रखा गया ऋग्वेदिक काल। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व में जो वेद लिखे गए वो साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे गए। और वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, तो यह है। आगे देखते हैं वैदिक काल को जानने के लिए प्रमुख स्रोत। प्रमुख स्रोत में अपन पढ़ेंगे कि अपन क्या क्या वैदिक जो वैदिक काल है, पूरा वैदिक युग है जो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक, उसको समझने के लिए अपन को क्या क्या साक्ष्य मिले। अपन पुराने जब देखेंगे प्राचीन स्क्रीन शो नहीं हो रहे हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, हो रहा है सर क्या हो रहा है? तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रहा है उसका वहां नेटवर्क इश्यू होगा, इसलिए उनको स्क्रीन शो नहीं हो रहा होगा। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। स्क्रीन शो हो रहा है सब, बट पूरा वो आप जो पढ़ा रहे हो वो शो नहीं हो रहा है। अच्छा, वो शो नहीं हो रहा है। हाँ। सिर्फ फाइलें बस दिख रही सर। अच्छा, फाइल दिख रही है बस। ओके जी सर। इसका क्या एक सेकंड। देवलाल जी है क्या क्लास में? ये बाकी शो क्यों नहीं हो रहा है? बाकी सब दिख रहा है कर्सर वगैरह, फाइल क्यों उसमें शो नहीं कर रहा है? आप ना एक बार फिर से शेयर कीजिए ना, फिर से कर दीजिए शेयर। अच्छा ओके ठीक है, मैं कर रहा हूँ।
अब दिख रहा होगा सभी को ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। ये देख लीजिए, नहीं दिख रहा होता जिनको, ये हायरार्की देख लीजिए एक बार, है ना? ये वैदिक की हायरार्की है ऐसे। अब इसके बाद आगे जानते हैं कि देखो अपन वैदिक काल को कैसे जानते हैं। एक तो पुरातत्व साक्ष्य जैसे मिलते हैं अपन को, कोई भी, या मतलब जो भी फिजिकल फॉर्म में मिलता है ना? जैसे पुराने घर मिल गए, मंदिर मिल गए, या जो भी अपन को पुराने हथियार वगैरह मिलते थे, घोड़े, पशुओं की हड्डी वगैरह, इस तरीके से ये पुरातात्विक साक्ष्य में आते थे। अब जो वैदिक साहित्य जो युग में मिले हैं, वो अपन को साहित्यिक साक्ष्य मिलना स्टार्ट हो गए। सिंधु में सभ्यता में भी मिले थे, पर उनको पढ़ा नहीं जा सका था। मगर जो वैदिक युग में मिले हैं अपन को, उनको पढ़ा जा चुका है, मतलब पढ़ा जा सकता है। जो ऋग्वेद वगैरह, सामवेद, ये सब मिले हैं, तो उनको साहित्यिक साक्ष्य में रखा गया। तो उसी एक तो वो स्त्रोत हो गया, एक पुरातात्विक साक्ष्य हो गया, जो अपन को जैसे बोगज कोई अभिलेख जो मिलता है, उसमें देवता जो इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य का उल्लेख भी मिलता है। तो इसमें ये अपने पुरातात्विक साक्ष्य में आ जाता है, और साहित्य साक्ष्य में अपने वेद, उपनिषद और पुराण आता है। तो एक बार इसका सब स्क्रीन भी देखते जाइए। तो इसमें इसके अंतर्गत जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, गैरिक मृदभांड बताया था। गेरुआ, गैरिक मतलब गेरुआ रंग का। गेरुआ मृदभांड एक कल्चर था जो अपना सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के बाद जो पतन होता गया, तो धीरे धीरे जो पतन की जो 1900 से 1300 ईस्वी, 1000 ईस्वी तक उसका माना जाता है कि पतन पूरा, मतलब वो संस्कृति धीरे धीरे समाप्त होती गई। तब धीरे धीरे समाप्त होती गई। तो उसी दौरान जो गैरिक मृदभांड एक संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी, तो वो यहाँ निवास करती थी। ठीक है, आर्यों के आगमन से पहले वहां जहाँ निवास करती थी, तो उनको है ना एक जो मृदभांड मिले हैं ना गेरुआ कलर के, उसके बेस पर इनका कल्चर का नाम रख दिया गया है ना? हाँ, ओकर कलर पोट्री यही था ना? हाँ, ओकर कलर पोट्री कल्चर, ओसीपी। ठीक है, और चित्रित दूसरा मृदभांड है प्रिंटेड ग्रे वेयर कल्चर, है ना? चित्रित दूसरा। तो ये दो कल्चर जो बचे हुए थे थोड़े बहुत, इनका अंश था हड़प्पा संस्कृति से मिलता जुलता। तो इनसे आर्यों का जब आ रहा है, तो इनका सामना हुआ होगा, और इनसे लड़ाइयां हुई होगी, युद्ध हुए होंगे, और आर्य लोगों ने इनको परास्त करके धीरे धीरे अपने उत्तर भारत में पूरा कब्जा कर लिया होगा, ऐसा माना जाता है पुरातत्वविदों के हिसाब से, है ना? अब इसमें जो एक खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में मिले 13 कमरों वाला मकान तथा पंजाब में भी प्राप्त 3 ऐसे स्थल जिनका संबंध ऋग्वेदिक काल से जोड़ा गया। ठीक है, और सबसे जो प्रमाणिक उल्लेख जो अपना पुरातत्व साक्ष्य मिलता है, बोगज कोई अभिलेख। जो बोगज कोई अभिलेख जहां पर अपना अभी जो पाया गया, वो माइनर एशिया आप मैप में देखेंगे तो ये तुर्की जो अभी अपना है, उस एरिया के आसपास ही ये पाया गया है बोगज कोई अभिलेख, जो 1400 ईस्वी पूर्व है। जिसमें क्या इसका कहना क्या है, यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं उसमें पाया गया है कि जो वेद में देवता का वर्णन है, इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत, इनका जो वर्णन है ऑलरेडी है ना वेदों में, तो वो वहां जो अभिलेख मिले उसमें भी उसका वर्णन है। तो इन देवताओं को साक्षी मानकर वहां के राजा लोग कुछ कस्में खाया करते थे या कुछ प्रण लिया करते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको वैदिक काल से जोड़ा जाता है ना? आगे अब मैप में देखेंगे अपन। उसके बाद जो साहित्य में मिले हैं, अब वेद, उपनिषद, पुराण आदि, है ना? वेद, अब इसमें देख लेंगे वेदों का संकलन मतलब कंपाइलेशन बोलेंगे, रचयिता नहीं, संकलन करता। तो वेदों का जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, संहिता भी कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया। अपौरुषेय का मतलब है जो पुरुष की सीमा से बाहर, उसके मतलब उसके नियंत्रण से बाहर, असीम, अनंत, है ना? तो वेदों में जो भी लिखा गया है वो सब अपौरुष है, मतलब कहा गया है पुरुष की सीमा से बाहर है। जैसे आप देखेंगे, आगे भी चलेंगे, उसमें देवता देवियों का वर्णन किया गया है, यानी कि प्राकृतिक की जो घटनाएं होती थी, वर्षा होती थी, समुद्र है, अग्नि है, जल है, जो भी प्राकृतिक चीज
हैं उन्हीं को ही एक देवता उनका नाम दे दिया गया है अलग अलग, और उनको कैटेगराइज कर दिया गया है उनमें। तो वो अब पौरुष एक आएगा जो मानव की सीमा से मतलब बाहर है बिल्कुल, तो इसलिए अपौरुष का मतलब यह होता है। अब ये मैप में आप देखेंगे, ये माइनर एशिया, एशिया माइनर जो देख रहे हैं आप, ये टर्की है। मैप में भी देखेंगे काला सागर के नीचे ये एशिया माइनर है, यहाँ मेडिटेरियन सी है। अब इसमें देखेंगे अभी आगे एक और डेफिनेशन आएगी कि ये यूराल पर्वत के दक्षिण में, जो मैक्स मूलर ने माना है, मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ है, कि यूराल पर्वत, जैसे मेरे कर्सर आप देख रहे होंगे, ये आप आगे वाले मैप में आपको समझ, यूराल पर्वत ऐसे उधर से अपना एशिया रूस के उधर से एक बाउंड्री बनाता है, रूस और यूरोप की। तो यहाँ से यूराल पर्वत के दक्षिण, और यहाँ यूरोप का एक ये कहते हैं आल्प्स पर्वत श्रेणी इधर। तो कुल मिलाकर उनका कहना है कि और बोगज कोई के अभिलेख यहाँ से मिले हैं। तो यही है ना, मतलब प्रमाणित करता है कि आर्य लोगों का आगमन यही ना कहीं से हुआ है। ये मध्य एशिया और उधर यूरेशिया इधर बोला जाता है, ठीक है। तो यहीं से उनका आगमन माना जाता है, वो यहीं के लोग माने जाते हैं, ठीक है। यूरोप और एशिया का जो पार्ट जोड़ता है उसको यूरेशिया बोलते हैं। अब अपन देखेंगे, अभी ये स्रोत पढ़ रहे हैं अपन पूर्व वैदिक काल, अभी आगे मतलब पूर्व वैदिक काल में क्या क्या था, अभी ये स्रोत पढ़ रहे हैं अपन कि कहाँ से क्या क्या मिला और क्या क्या उसमें उल्लेखित है, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी को मैंने अपने नोट्स में जगह दी है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं पर अपन ने प्रमुख चीजों को उसमें रखा है, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं, ये पढ़ चुके थे अपन लास्ट क्लास में, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में है, 10 चैप्टर अध्याय हैं उसके, 1028 सूक्त हैं, जो मंत्र हैं, श्लोक भी बोलते हैं। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, सबसे बाद में। जो सबसे पुराने मंडल हैं 2 से 7 तक पहले थे, है ना, 2 से 7 सबसे पुराना मंडल है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो कि देवी सविता या सावित्री, जिन्हें चमकते हुए सूर्य की देवी बोला जाता है, उसके लिए विश्वामित्र जो ऋषि थे उन्होंने लिखा है। तीसरा मंडल को ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने लिखा, तो विश्वामित्र ने लिखा है। और यह गायत्री मंडल किसके द्वारा लिखा गया है, तो विश्वामित्र के द्वारा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वो रचयिता थे, जो तीसरे मंडल के रचयिता कौन थे, विश्वामित्र थे। अब वेद में वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुदेव कुटुंबकम जैसे अभी आपने ऊपर देखा होगा, पंजाब हरियाणा में 13 कमरों का मकान मिला। तो वेदिक में माना जाता है कि जो लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, वसुदेव कुटुंबकम मतलब सब एक साथ मिलकर रहे, है ना। तो वेदों से ये मिलता है कि वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है, यानी सब लोग संयुक्त परिवार में एक साथ मिलकर रहें। तो ये अपन को वहां से देखने को मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन, 10 राग युद्ध आप अभी आगे देखेंगे, है ना, जो राजा भरत जन के राजा सुदास और बस जो 5 आर्य और 5 अनार्य 10 राजाओं के बीच और एक भरत जन के राजा सुदास के बीच युद्ध होता है, जिसमें राजा भरत की विजय होती है। वो आगे अपनी मैंने इसमें रखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे, है ना। ये क्वेश्चन जो पूछता है कि 10 राग युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता, वनस्पति के देवता जिन्हें मानते हैं उनको समर्पित है ना। सोम एक वनस्पति से ही निर्मित एक पेय पदार्थ रहता था, जिन्हें वेद योगीन लोग बहुत पसंद करते थे, और यह किसी धार्मिक या योगी पर्व रहता था उस पर इसका सेवन किया जाता था। और इसमें एक और जो चीज मिली है, यहाँ कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 9वें मंडल में देखने को मिलता है ना। कर्म के आधार पर, यह ध्यान रखना, जिसमें बोला भी गया, पढ़ने को एक लिखा गया है कि एक व्यक्ति ने बोला है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। यानी एक ही घर में 3 लोग अलग अलग कार्य करते हैं, तो वो अलग अलग तीनों का अलग अलग वर्ण है, मगर एक ही परिवार में रहते हैं। ये कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है। परंतु हुआ क्या, बाद में जब 10वां मंडल इसमें जोड़ा गया जी। सर 10 राग युद्ध का मतलब क्या बताया आपने? 10 राग युद्ध एक युद्ध हुआ था, जो कि जब आप मैप में आप देखेंगे कि जो आर्य लोग आए ना, तो वो अपने जो क्या बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत के खावर दर्रा से यहाँ निकले, तो वहीं एक भरत जन था जो सबसे प्रतापी था, उनके राजा थे सुदास, ठीक है। वहीं जो 5 आर्य कबीले थे, और भी अभी पढ़ेंगे, यदु, पुरु, तुर्वश, है ना, ध्रुम, अभी आगे आप देखेंगे। तो वो 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। अनार्य जो आर्य नहीं थे,
वो राजा आपस में मिल गए और भरत जो राजा सुदास थे उनके खिलाफ युद्ध किया। तो उसकी कहानी मैंने आगे डाली हुई है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, है ना। अभी नेक्स्ट स्लाइड है उसका भी, ठीक है, उसमें आपको दिखाता हूं मैं, जी। हाँ, तो 10वें मंडल में, हाँ, अब जब वर्णों की बात कर रहे थे ना, वर्ण व्यवस्था, अब 10वां मंडल जो सबसे अंत में जोड़ा गया, उसमें क्या कर दिया गया कि अब जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था रख दी, कि बोला गया कि ये चतुष्ट वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि और भी रखे थे, मगर ये चारों को मुख्यतः माना गया कि ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण निकलते हैं, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र, ऐसा उनने 10वें मंडल में मान के उसको जोड़ दिया गया, ऐसे कल्पना का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और वामन अवतार आपने पढ़ा होगा कहानी, जो आप देखते होंगे शिविर में, वामन करके, वामन अवतार के 3 पग, तो उनका आख्यान भी ऋग्वेद में मिलता है, वामन अवतार का आख्यान भी ऋग्वेद में मिलता है। अब यहाँ देख लेंगे अपन कि ऋग्वेद के रचयिता, यानी कि ऋग्वेद के जो मंडल हैं, है ना, मंडल को रचा किस किसने रचा है ना, ऋषि, किस ऋषि ने किसको रचा है। तो देख लेंगे द्वितीय मंडल जो ग्रस्त मध्य ऋषि ने उसको रचाता लिखा था, है ना। तृतीय मंडल जो विश्वामित्र, आप देख सकते हैं कि गायत्री को, देवी सविता या सावित्री को संबोधित करने के लिए गायत्री मंत्र लिखा गया था, है ना, विश्वामित्र ने। चतुर्थ मंडल में धम्मदेव, है ना। पंचम मंडल अत्रि, षष्ठ मंडल यानी 6वां मंडल भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज, और सप्तम मंडल जो 7वां मंडल वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ, यानी कि 7वें मंडल में अपन को एक और क्या, दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है ना, और जिसे ऋषि वशिष्ठ ने लिखा था। और 8वां मंडल जो कर्ण तथा अंगिरम ऋषि ने लिखा था। ये आपको सभी को नोट्स पहुंच चुके होंगे सभी ग्रुप में, तो आप इसमें से इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। अब ये अपना ऋग्वेद देख लिए थे, अब सामवेद देख लेते हैं। सामवेद में क्या, सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान, ठीक है, शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। और यह वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचा, मतलब जो यज्ञ के अवसर पर जो ऋचाएं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, आप देखेंगे ये मंत्रों का जो चैंटिंग होती है, इंग्लिश में जो चैंट करते हैं मंत्रों का, एक लहजे में गाते हैं ना, तो वही ऐसे जो मंत्र थे उनको उठाकर सामवेद में रख दिया। और इसमें ही 7 सुरों का जो अपना सरगम बोलते हैं, 7 सुरों का वर्णन का उल्लेख मिलता है, 7 सुरों का, और इसे ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, है ना। क्या इसको संगीत का वेद भी कहा जाता है ना, इतना सा इसमें इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद, इसमें जो यज्ञ विधि अपन करते थे, कैसे यज्ञ करना है, अपन भी देखते हैं, जो किसी पंडित जी को बुलाते हैं यज्ञ करवाते हैं, तो वो जब बोलता है कि ओम भूर्भुवः ऐसे करके ऐसे डालो, इसमें कब आहुति देना है कब नहीं देना है, इस तरह की ऐसी विधियों का वर्णन जो यजुर्वेद में दिया गया है कि कैसे यज्ञ को करना है। बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है ना। बलि जब देते थे, जब पुराने टाइम में पशु वगैरह की बलि जब देवताओं को चढ़ाई जाती थी, तो उस समय भी उनका जो कि मतलब रूल्स रेगुलेशन रहे होंगे कि इस तरह से इसको करना है, तभी यह ईश्वर को या जो भी देवी देवताओं को खुश करेगा। इस तरह से अनुपालन के लिए उसमें नियमों का संकलन रहता है यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य आपको मालूम ही होगा। पद्य जो होता है, पद्य जो कविता या मुक्तक जो छंद होते हैं, जो एक मतलब एक आप इसे समझ सकते हैं कि अपना जो युवा कवि है कुमार विश्वास, उसमें कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, एक लहजा है जो गाने का, है ना। वो पद्य, ऐसे ही पद्य लिखे जाते हैं। और गद्य क्या होते हैं, कहानीकार, उपन्यास, जो कहानी अपन लिखते हैं, है ना, उपन्यास लंबे लंबे सीधे सरल भाषाओं में, है ना, तो ये अपना गद्य रहते हैं। तो इस कहने का मतलब यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद जो सबसे अंत का वेद माना है, ये मैंने जो स्लाइड में जो बनाया है, जिस सीरियल में मतलब जिस सीक्वेंस में बनाया है, जिस क्रमानुसार बनाया है, वैसे ही वेदों का मतलब वो है। पहले ये आता है ऋग्वेद, फिर आता है सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे अंत का वेद माना जाता है। इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है ना। यह वेद कन्या जन्म का निंदा करता है, ठीक है। इस वेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अंधविश्वास वगैरह यहाँ मतलब ज्यादा जादू टोना वगैरह आप देखेंगे इसमें ज्यादा मिलता है, और मनुष्य के विचारों पर भी इसमें उसका वर्णन मिलता है।
पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का ही प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त, उसमें जो श्लोक वगैरह भी, सूक्त का मतलब आपको होता है कि मंत्र या सूक्त या श्लोक, तो जो पृथ्वी सूक्त है वो अथर्ववेद का ही प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंट करता है, सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, जैसे अभी मानव जीवन अपन जीते हैं कि गृह निर्माण, विवाह, शादी, मतलब जो भी चीजें मानव से संबंधित होती हैं, रोग निवारण आदि का उल्लेख मिलता है, ठीक है, अथर्ववेद में। यानी कि पूछा जा सकता है कि मानव जीवन के से संबंधित किस वेद में लिखा गया है ज्यादा, या तो अथर्ववेद आंसर ऐसा हो सकता है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जड़ी बूटियों, रोग निवारण, जादू टोना, है ना, ये देखो आप, इसमें जड़ी बूटियों से संबंधित ज्ञान एवं जादू टोनों का भी वर्णन मिलता है। इसमें सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। सभा समिति आप अभी देखेंगे आगे, जब राजनीतिक व्यवस्था आएगी वैदिक युग की, पूर्व वैदिक काल की, तो उसमें जो सभा समिति रहती थी, वहाँ राजन जन, कबीले में जो जन लोग होते हैं उनका जो प्रमुख रहता था, उनकी देखरेख करता था, उसको राजन बोलते थे। धीरे चल आगे मतलब चल के ही वो राजा बना। तो उस पर कोई विशेषाधिकार नहीं थे। वह जो भी निर्णय या जो भी कबीले के भलाई के लिए जो भी निर्णय वगैरह लेता था, वह इनकी सहमति से, इनसे सलाह मशवरा करके लेता था, सभा और समिति से। तो इसलिए कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। प्रजापति की, बाद में चल के राजा को ही प्रजापति कर दिया, मतलब बोला जाता था, और राजा को गोप शब्द से भी संबोधित किया जाता था, ठीक है। इसे सबसे बात का वेद माना जाता है ना। अब आएंगे अपन उपवेद। उपवेद क्या होते हैं? उपवेद हिंदू धर्म के 4 मुख्य माने गए वेदों अपना है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद से निकली हुई शाखा है ना। तो इन जो वेदों में जो लिखा गया है, ज्ञान की बात जो लिखी गई है, उन्हीं से ही एक शाखा रूपी ज्ञान निकला हुआ है, उन्हीं को ही उपवेद कहा जाता है। जैसे अभी आगे आप देखेंगे कि ऋग्वेद का उपवेद अपना आयुर्वेद है। आयुर्वेद मतलब एक समझ लीजिए, एक भाग समझ लीजिए, एक वेद बहुत बड़ा किताब मान लीजिए, उसमें अपने चैप्टर रहते हैं। इसी तरीके से जो ज्ञान अलग अलग चैप्टर अलग सब्जेक्ट पर रहते हैं ना, उसी तरह से ही ये उपवेद वेदों से निकले हैं, ठीक है। तो जैसे ऋग्वेद का पढ़ेंगे आयुर्वेद है, सामवेद का में पढ़ेंगे उपवेद तो उसका गंधर्व वेद है ना। तो एक टेबल में बनाया हुआ हूँ आगे, अभी आप देखते हैं। बस इसको जो मैंने लिखा है समझने के लिए, होता क्या है आखिर उपवेद होता क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, आरण्य ग्रंथ क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, तो इसकी एक परिभाषा मैंने दी है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर याद करने में परेशानी नहीं होगी। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? जो संहिता मैंने अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि 4 वेदों को ही संहिता भी बोला जाता है। तो संहिता के पश्चात यानी वेदों के पश्चात वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान है ना। उनके बाद वेदों के बाद वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान है। वेदों का संक्षेपीकरण करने के लिए इन ग्रंथों की रचना की, यानी इनको संक्षिप्त करने के लिए, जो कि विस्तृत रूप में होंगे उनका संक्षेप करने के लिए, जैसे अपन नोट्स बनाते हैं, ऐसे अपन किसी भी बुक से, इसी तरीके वेदों में जो ज्ञान की बातें लिखी गई होंगी उनका संक्षेपीकरण करने के लिए, है ना, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ये प्रधानतः गद्य ग्रंथ है। गद्य अभी मैंने बताया था, कहानीकार जैसे उपन्यासकार, सीधे सरल भाषा में। तो गद्य ग्रंथ है जिनमें यज्ञों के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों का उल्लेख है। इन ग्रंथों से आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग्वेद का ऐत्रेय है ना, इसमें भी जो अलग अलग 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उसमें भी सभी के ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि उन्हीं के ही संक्षेप करके उन्हीं के साथ रखा गया है। यानी ऋग्वेद से जो निकला ऋग्वेद से उसका मान लिया गया है, सामवेद से जो निकला सामवेद का मान लिया गया। इसी तरीके से ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग्वेद का ऐत्रेय, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का पंचविंश तथा अथर्ववेद का गोपद उल्लेखनीय है ब्राह्मण ग्रंथ में, है ना। और आरण्य ग्रंथ क्या होते हैं? तो मैं बताया था पिछली क्लास में, यानी कि बहुत सारे कर्मकांड चल गए थे, बहुदेववादी प्रथा चल गई थी, लोगों का अंधविश्वास धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। जैसे अथर्ववेद में आप देख सकते हैं अंधविश्वास के बारे में भी। तो इसी तरह से एक अलग धारणा के व्यक्तियों का भी जन्म हो रहा था, दार्शनिक लोगों का जन्म हो रहा था। वो लोग इन सब कर्म कांडों पर विश्वास ना करके वह लोग उनके पीछे के कारण जानना चाहते हैं, आखिर ऐसा होता क्यों है ना, बारिश क्यों होती है, सूर्य क्यों उगता है, बहुत सारी ऐसी बातों को जानना। तो वही जो दार्शनिक प्रवृत्ति के लोग जाके जंगल को अरण्य बोला जाता है, अरण्य है ना, तो इसी से ही नाम अरण्य पड़ा। तो इसका परिभाषा अपन देख लेते हैं, है ना।
ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात है ना, पहले ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आरण्यकों की रचना की गई, जो कि ब्राह्मणों के अंतिम भाग में, यानी कि ब्राह्मण के ही जो ग्रंथ लिखे गए उसके अंतिम भाग में आरण्यकों को जोड़ा गया है। ठीक है, इनकी रचना आरण्य अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहते हैं। ठीक है, जैसे वनों में जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इसको आरण्यक कहा जाता है। इनमें यज्ञों के स्थान पर ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई है ना। अपन ज्यादातर अभी पढ़ रहे थे यज्ञ कैसे करें, बलि के समय अनुपालन कैसे करें, तो ज्यादातर अपन कर्म कांडों पर ही अभी पढ़ रहे थे, मगर अब आरण्यक ग्रंथ में यज्ञों के स्थान पर ज्ञान एवं चिंतन को प्राथमिकता या प्रधानता दी गई है ना। आरण्यक ग्रंथों में ऐत्रेय सांख्यायन, तैत्रीय, बृहदारण्यक और मैत्रायणी, तलवकार, यादंदिनी उल्लेखनीय है। अब ये किस किस के आरण्यक है, ये अपन में क्या होता है? ये ऐत्रेय नाम, हाँ ऐत्रेय नाम दिया गया है ये आरण्यक। तो ये अलग अलग जो वेद है ना, ऋग्वेद, ऐत्रेय आरण्यक शायद ये कौन सा ऋग्वेद का आरण्यक है। मतलब देखो सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ को उनका संक्षेपीकरण करने के लिए जोड़ा गया, फिर उसी के अंतिम भाग में आरण्यकों को जोड़ा गया जो कि दर्शन पर आधारित थे, मतलब ज्ञान की बातों, मतलब क्या बोलेंगे उसका ज्ञान एवं चिंतन कि ऐसा क्यों होता है कि साथ में जोड़े गए। तो ऐत्रेय जो है ये आरण्यक है, बात के मतलब जो लेख हैं जो ज्ञान और चिंतन पर आधारित है ना, इनको नाम दिया गया है। ऐत्रेय, सांख्यायन, तैत्रीय, बृहदारण्यक, ये आरण्यकों के नाम है। ठीक है, ये आरण्यक है जो वनों में बैठकर लिखे गए और उनको बाद में वेदों के साथ जिसके वेदों से जो निकाला गया ज्ञान की बातें समझ में आई, उन्हीं के साथ उनको जोड़ा गया। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, इसको आगे भी टेबल में देख लेंगे, आपको समझ में और क्लियर हो जाएगा। ये अभी मैं परिभाषा के लिए आपको समझा है कि नहीं तो आपको दिक्कत होता कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। अगर मैं टेबल में आ, जैसे आगे अभी टेबल आप देखेंगे, एक ये टेबल आपको मैं बताऊंगा, तो इसमें समझ में नहीं आएगा कि देखो वेद, इनको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, उपवेद क्या है, आरण्य क्या है, उपनिषद क्या है। अगर यही टेबल में आपको सामने देता और बोल देता याद कर लो, तो आपको फिर यही समझ में नहीं आता आरण्य क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, उपवेद क्या होते हैं। इसलिए उनकी सभी की परिभाषा मैंने पहले ऊपर आपको दी ताकि वो समझ में आए, है ना, समझ में आए। तो देखो सबसे पहले वेद अपने थे, उपवेदों से ही जो ज्ञान की बातें ऐसे शाखाएं निकली, जैसे आयुर्वेद वगैरह, उनको उपवेद की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, यानी कि वेदों का जो लिखा हुआ पूरा जो था, वेदों का मतलब विस्तृत रूप में लिखे हुए थे, उन्हीं को ही संक्षिप्त रूप में करने के लिए, जो कि राजनीतिक सामाजिक, जो वैदिक सभ्यता के राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथों का फिर उसमें जोड़ा गया संक्षेप करने के लिए, है ना। उसके बाद फिर आरण्य ग्रंथ जो कि कर्म कांड पर आधारित नहीं थे, वह सत्य एवं ज्ञान की खोज के लिए वनों में जाकर, जंगलों में जाकर कुछ ऋषियों वगैरह द्वारा लिखे गए थे। फिर बाद में उसको ब्राह्मण ग्रंथ के अंत में जोड़ा गया। सर, हाँ बोलिए। सर इसमें आरण्य में आत्मा, मृत्यु, जीवन का भी वर्णन है ना? वो देखो इसमें आरण्यक में जो आएंगे ना, वो अपन उत्तर वैदिक काल में, और जो दार्शनिक है, जीवन, मृत्यु और क्या बोले आप, वर्ण जो क्यों होता है, जैसे मैंने पूछा ना जीवन क्यों, मृत्यु क्यों, इस तरह के ये दार्शनिक प्रवृत्ति के विचार वो आरण्यक में रखे गए हैं। और इसके अंतर्गत और जो दार्शनिक अभी आप जैसे पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा जो आप अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा, है ना। अभी अपन ये समझ रहे हैं कि किसका क्या आरण्यक है, और फिर आरण्यक में क्या क्या जो किस बात को लेकर ज्यादा ना उस पर विशेष ध्यान दिया गया है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है जी सर। है ना। उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद को एक बार देख लीजिए। उपनिषद होते हैं वैदिक साहित्य के अंतिम भाग, उपनिषद हैं। ठीक है, इसलिए इनको वेदांत भी बोला जाता है। ठीक है, ये अंतिम भाग है वैदिक साहित्य के, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचना, ये भी जैसे आरण्यक जैसे ही थे ये ज्ञान मार्गी। तो इनका मुख्य कारण जो सही चीज हम हमारे पास आए, कोई भी चीज डिस्टॉर्ट होकर नहीं आए कि अपन ने ये बोला, मैंने ये किसी को बोला, उसने कुछ और समझा, उसने किसी और को बोला, उसने ऐसे ऐसे,
डिस्टॉर्ट बोलते हैं ना, जो डिस्टॉर्टेशन ऑफ टॉक या कम्युनिकेशन, इस तरह से ना हो। तो इसीलिए इनकी रचना की गई है, ज्ञान मार्ग की रचना की। इनका मुख्य विषय जो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म मतलब ज्ञान की विद्या है ना, ईश्वरीय, ब्रह्म मतलब ईश्वर, ईश्वर की विद्या, ईश्वर को कैसे पाया जाए या कैसे समझा जाए का प्रतिपादन है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ से ही आप समझ जाइए कि उप मतलब समीप, और नी का निष्ठा पूर्वक, बिल्कुल सच्चे मन से, और सद मतलब बैठना, अर्थात गुरु के निकट निष्ठा पूर्वक बैठना या रहस्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए। यानी गुरु के पास जब भी अपन यहाँ बैठते थे तो अपन को यही मालूम कि जो गुरु से अपन को मिलेगा डायरेक्ट, वह वही गुरु से तीसरे चौथे पर्सन से होता हुआ, वैसा नहीं, गुरु के ही समीप बैठकर गुरु से ही जो डायरेक्ट अपन को ज्ञान मिल रहा है, वह उसको उपनिषद बोलते थे, जो कि सीधा और सत्य ज्ञान का अपन को प्राप्ति होती है। तो उपनिषद उनको बोला गया। इस प्रकार उपनिषद वह साहित्य है जिसमें रहस्यात्मक ज्ञान एवं सिद्धांत का संकलन है ना, रहस्यात्मक ज्ञान एवं सिद्धांत, जो सिद्धांत दिए गए उनका संकलन है। प्रमुख उपनिषद है ईशो, वाष्य, ये नाम दिए गए हैं, कैन, मुंडक, मांडुक, ये किसमें रखे गए हैं अभी टेबल में देखेंगे है ना, किस किस के उपनिषद है ये, ऋग्वेद के या सामवेद के, है ना। तो ये नाम है ईशो, वाष्य, कैन, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, काट, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि, है ना। उपनिषद और आरण्यक में कई सेम मतलब बिल्कुल समान नाम भी हैं, है ना, जैसे वृहदारण्यक आरण्यक भी था, उसको उपनिषद में भी जोड़ा गया। यह गद्य और पद्य दोनों में थे, है ना, गद्य और पद्य उपनिषद दोनों में थे। अब वेद अंग, वेदों के जो अंग, वेदांग। अब क्या होता है वेदांग? वैदिक साहित्य को सरलता से समझने के लिए वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायता देने का कारण जिस नवीन साहित्य की रचना हुई उसे वेदांग, ये परिभाषा है इसकी, है ना। उसको सरलता से समझने के लिए वैदिक साहित्य को, तो और जो उनके कर्मकांड होते हैं उनमें सहायता देने के कारण जिस नवीन साहित्य की रचना हुई उसे वेदांग कहा जाता है। इनकी संख्या 6 है, 6 संख्या है। इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, है ना। शिक्षा ज्योतिष मतलब शिक्षा में आपको रखा गया है कि वेदों में क्या जो श्लोक मंत्र वगैरह जो लिखे गए उनको कैसे शिक्षा दी जाए, है ना, कैसे उसको समझा जाए। तो इसी तरीके से कल्प, व्याकरण, निरुक्त, इन सभी का उद्देश्य वैदिक साहित्य को संरक्षण प्रदान करना, उसकी व्याख्या करना तथा उससे व्यावहारिक प्रयोग के लिए उपयोग बनाना, है ना। व्यावहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी बनाना मतलब वो व्यावहारिक कैसे रहेंगे उसको अपन ने लिख दिया। अब जैसे भी किताबों में बहुत सारी बातें अपन जो पढ़ते हैं बुक्स वगैरह में ये थ्योरेटिकल रहती हैं, अब उसको व्यावहारिक उपयोग में लाने के लिए कैसे लाते हैं अपन को, प्रैक्टिकल या कुछ कुछ चीजें उसमें से निकाल कर देखते हैं कि भाई ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आ सकती है। इसीलिए इसी तरीके से जो वेदों के अंग रखे गए हैं जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, किसके शिक्षा के अंतर्गत क्या आएगा, कल्प के अंतर्गत क्या आएगा, व्याकरण के अंतर्गत या निरुक्त के अंतर्गत, तो जो 6 मुख्यतः 6 वेदों के अंग को वेदांग कहा गया। और समझने के लिए सरलता से वैदिक साहित्य को सरलता से समझने के लिए उनको रचना की गई। ठीक है। अब सत्यमेव जयते जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया। और सबसे पुराना जो अपन पुराण हमें पता है ना वैदिक साहित्य में साहित्यिक साक्ष्य जो वेद हैं, पुराण है, उपनिषद हैं, तो पुराण सबसे पुराना पुराण है जो मत्स्य पुराण है, मिलता है। जब सबसे पुराना पुराण जो लिखा गया मत्स्य पुराण है। पुराण के बारे में अपन अभी पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में, है ना। अभी ये मैंने क्वेश्चन रख दिया है सर। बोलिए सर जी जो सत्य में जयते हैं ये वेदांग का है कि उपनिषद का है? ये उपनिषद है। यस सर, मैं उसी में पढ़ी थी इसलिए, और आप वेदांग के नीचे लिखे हैं तो नहीं, आप बुलेट पॉइंट देखिए, ये उसका नहीं है। देखिए यहीं तक खत्म हो गया वेदांग। यस सर, ये यहाँ खत्म हो गया है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट डाला है ना। तो उपनिषद है, मुंडको उपनिषद है। अभी देखो इसमें मुंडको उपनिषद जिसका किसका वेद का है, इसमें मुंडको उपनिषद मुंडक उपनिषद अथर्ववेद में आता है मुंडको उपनिषद। ये आपको टेबल अभी समझाता हूँ, है ना। ये वेदांग का अंग नहीं, उपनिषद है ना। अब ये टेबल अब आप सभी को ये टेबल समझ में आ जाएगा, है ना। जी जी जी।
ये वेद देखो, वेदों का अंदर लिखा हुआ है, इसको गाने वाले, उच्चारण करने वाले उद्गाता बोलते हैं। गाने वाले जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनको उद्गाता बोलते हैं। तो ऋग्वेद को जो ऋषि लोग या जो भी उसको पढ़ता है, उद्गाता है, उसको होत्री बोलते हैं। इसका उपवेद आयुर्वेद है। इसमें आरण्यक है जो देखो मैंने उसी तरीके से रखे सीरियल वाइज से। आरण्यक है, कौस्तिकी, ऐत्रेय, ये आरण्यकों के नाम है जो ऋग्वेद में ही ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में जोड़े गए हैं ना। जो आप परिभाषा देखेंगे समझ में आएगा। और कौस्तिकी उपनिषद को भी बोला जाता है, कौस्तिकी ही नाम है उपनिषद, उसको भी उपनिषद, उसमें भी ऐत्रेय। यानी कि ऋग्वेद का आरण्यक और उपनिषद कौन से हैं? कौस्तिकी और एक, ये प्रमुख बता रहा हूँ। इसके अलावा भी और हो सकते हैं, मगर जो प्रमुख रूप से जो ज्यादा अपन देखते हैं वो कौस्तिकी और ऐत्रेय से लेकर ही क्वेश्चन पूछता है, ये प्रमुख है ना। इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो कौस्तिकी, ऐत्रेय है ना, दोनों उपनिषद और आरण्यक दोनों उसके वही हैं। सामवेद को गाने वाले, उच्चारण करने वाले को अपन उद्रात बोलते थे, उद्रात्र। इसका गंधर्व वेद उपवेद है, जैमिनी और छांदोग्य ये आरण्यक है इसका, और कैन और छांदोग्य अपना उपनिषद है। ठीक है। यजुर्वेद को गाने वाले को अधर्वी बोला जाता था, इसका उपवेद धनुर्वेद है। इसका जो आरण्यक है तैत्तिरीय और शतपथ है, और तैत्तिरीय और मैत्रेयार्णी उपनिषद है इसका, है ना। ये पूछ सकता है तो क्वेश्चन कि भाई तैत्तिरीय उपनिषद या तैत्तिरीय आरण्यक किस वेद का भाग है ना, या किस वेद के अंतर्गत आता है? तो यजुर्वेद के अंतर्गत आता है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अथर्ववेद गाने वाले को ब्रह्मा बोला जाता था। इसका उपवेद शिल्पवेद है। इसका कोई आरण्यक नहीं है मगर उपनिषद है ना। इसका कोई अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा था कि किस वेद का आरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है। इसके उपनिषद है मांडुक्य है, प्रश्न है, मुंडक। जो मुंडक उपनिषद आप पढ़े हैं ना, जो सत्यमेव जयते, तो ये है मुंडक उपनिषद। ठीक है। ये तीन, ये आप टेबल याद कर लीजिएगा, है ना। अब देखते हैं आर्य जी। हेलो सर, वायु पुराण किस उपनिषद में आता है? वायु पुराण है वो पुराण अभी अपन पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में। पुराण उपनिषद नहीं है ना। वो वायु पुराण है। वो अपन जो पुराणों की संख्या शायद 100 कितना है, 6 पुराण अभी 18 पुराण, महापुराणों की जो संख्या है ना वो 18 है। तो वो अपन अभी उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे, वो अलग है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइए। एक सेकंड में अब आर्यों का इन्वेशन देखेंगे, आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ। आर्यों, एक मैप मैंने इसमें डाला हुआ है जो आपको दिख रहा है मैप। जैसे मैंने अभी जो बताया था माइनर एशिया, आप देख सकते हैं ये तुर्की यहाँ है, माइनर एशिया जो आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा। तो तुर्की यहाँ है। रिपीट कर सकते हो क्या सर? जी, वेदांत को रिपीट कर सकते हो सर एक बार, डेफिनेशन? वेदांत का देखिए, ये नोट्स मिल जाएगा वैसे आपको, ये समझाने के लिए है कि वैदिक साहित्य को सरलता से समझने के लिए ना, उसको अपन जैसे अपन मान लो कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं तो अपन ऐसे में एक पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स देते हैं ना कि भाई इसका जैसे सामाजिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक जीवन पे या धार्मिक जीवन पे या अलग अलग चीजें। इसी तरीके से वेदों के साहित्य को सरलता से समझने के लिए उन्हें भागों में विभाजित करके उसके अंग बना दिए गए। ठीक है। तो इस अंग में जो 6 अंग रखे गए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब इसके अंदर क्या क्या लिखा गया, वो क्या क्या डिटेल में, वो विस्तृत है। वो आप अगर और अच्छे से, जैसे मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हूँ, इसके और अंतर्गत क्या क्या आता है। ज्योतिष के अंदर, ज्योतिष तो आप पढ़ ही जानते ही, ज्योतिष के अंदर क्या आता है। शिक्षा के अंदर क्या आता है, अंतर्गत क्या आता है। अभी वाली शिक्षा नहीं, वो उस टाइम वाली शिक्षा है ना, उसके अंदर। तो इसको अब फिर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो उसमें और अंदर डिटेल में जाना पड़ेगा। तो यही है कि वेदों को सरलता से समझने के लिए उनके अंगों की रचना की गई, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष प्रमुख हैं, जो 6 अंग है ना। वेदांग 6 अंग है। आया आपको समझ में? ठीक जी, आगे चलते हैं। आर्यों का इन्वेशन।
ये आप मैप देख लीजिएगा, नोट्स में समझाने के लिए डाला है, जो अभी वर्तमान में जो भी देश वगैरह है इसमें। देखो ये पूरा ये जो आपको देख रहे हैं, ये रशिया, ये अपना ये थोड़ा सा इस कलर में है, क्या कलर बोलेंगे इसको, थोड़ा डार्क कलर में, ये व्हाइट कलर में। तो यहाँ से यूराल पर्वत का दक्षिण, ऐसे मैक्स मुलर ने जो बोला है, सिद्धांत दिया है, दक्षिण में यूराल पर्वत की श्रेणी, यहाँ से यूरोप से जो अपना यूरोप से आल्प्स पर्वत का पूर्वी भाग में इधर कहीं से जो यूरेशिया का पार्ट होता है ना, ये इधर यूरेशिया का पार्ट है, जो यूरोप और एशिया का मिलते हैं, तो यूरेशिया का पार्ट, तो यहीं से ही, और यहाँ पर बोगचकोई के अभिलेख यहाँ मिले हैं, तो इसीलिए ये और पुख्ता होता है कि यहीं से ही आसपास से कहीं से आर्य लोग भारत में आए। ठीक है, यहाँ से एरो दिख रहा है आपको, यहीं से हिंदू कुश पर्वतमाला है, वहीं से खावर दर्रा है, वहीं से ही आगमन किया गया। ठीक है, अब यहीं पर ही इसको और बोला जाएगा, आगे अपन पढ़ेंगे कि भाई दयानंद सरस्वती ने बोला है कि क्वेश्चन याद है कि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य लोग का आगमन कहाँ से हुआ है, तो उन्होंने दयानंद सरस्वती जी ने बोला है कि आर्य लोग यहाँ तिब्बत से भारत में आए। उनका होगा मत, क्योंकि उत्तर भारत काल में उत्तर भारत में अपने आर्य लोगों ने उत्तर भारत तक ही सीमित रहे, यहाँ तक पूरा एरिया भी आप मैप में भी देखेंगे आगे स्लाइड में, यहाँ तक एरिया अपना कवर कर लिया था आर्यों ने। तो उनका मानना है कि भाई तिब्बत से ही उनका आगमन हुआ दयानंद सरस्वती के हिसाब से। वहीं अपना तिलक जी के हिसाब से देखेंगे तो तिलक जो अपने बाल गंगाधर तिलक हैं, उनके ये भी क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा कि तिलक के अनुसार आर्यों का जो क्षेत्र कहाँ बताया गया, तो उनका कहना है आर्कटिक क्षेत्र। ये देखो आर्कटिक क्षेत्र, यहाँ उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, ये इतना दूर, मतलब ये रखा जाता है यहाँ से, आर्कटिक क्षेत्र से उनका माना गया है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र से आर्य लोग आए। ठीक है, तो अलग अलग मत हैं, मगर जो सर्वमान्य मत है वो मैक्स मूलर का है, जो एरो में आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये आप देख लीजिए एक किस तरह से ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो अपना दाढ़ी वाला आदमी जो पड़े हो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ना, उसको रखा गया है। ये आर्य लोग क्या घोड़ों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे, घोड़ा भारतीय पशु भी नहीं था, बाहर से ही आया, तो आर्यों के साथ ही आया। तो कैसे आया, इनका रूट देख लीजिए, है ना, ये दिया गया है, काला सागर है ये, यहाँ से घूम घाम के ऐसे आया। ठीक है, आर्यों का आगमन काल जो अपन पढ़ चुके थे, है ना, ये अपन पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, तो इसको अपन मुख्यतः मैंने चीज डिस्कस कर ली इसमें, है ना। भारोपीय भाषा, जो भारोपीय मतलब यूरोप की जो भाषा है, और भारतीय भाषा की संस्कृत में जो वर्ड हैं कुछ कुछ वो मिलते जुलते हैं, शब्दावली इसमें भेड़िया, भालू, घोड़े आदि पशुओं को भी वैसे ही बोला जाता है जैसे संस्कृत भाषा में, तो शब्दावली मिलती है, इसलिए भारोपीय भाषा में रखा जाता है। अस्तोमा सदगम्य वाक्य ऋग्वेद से मिलता है, जो बृहदारण्यक ऋग्वेद का ही एक पार्ट है, बृहदारण्यक उसी का ही अस्तोमा सदगम्य वाक्य ऋग्वेद से मिलता है। आर्यों का आरंभिक जीवन जो मुख्य था पशुचारण था। ये क्वेश्चन पूछता है कि आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, या आर्यों के आरंभिक जीवन, है ना, मुख्य पेशा क्या बोलते, तो पशुपालन ही उनका मुख्य पेशा था, कृषि मत कर दीजिएगा। आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन ही था, वो आप अभी इसके क्या बोलते हैं आर्थिक जीवन में देखेंगे। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी, है ना। अब आया ये आर्यों के कबीले, जो डॉक्टर जैकोबी, रॉजर्स माइकल जैकोबी, जो विशेष पुरातत्वविद थे, जो पूरा पाषाण काल वगैरह जो पाषाण काल के स्पेशलिस्ट थे, है ना, उन्होंने कहा है भारत में कई बार आक्रमण हुआ, आर्यों ने कई बार आक्रमण किए छोटी छोटी टुकड़ियों में, उनकी 1 से अधिक शाखाएं भारत में है ना। सबसे महत्वपूर्ण कबीला भरत था, भरत जो अभी अब दशरथ युद्ध में आपको बताएंगे, इसके शासक वर्ग का नाम त्रिशु था। ऋग्वेद में आर्यों, देखो जिन 5 कबीलों का उल्लेख है, पहले जो 5 कबीले हैं ना, बाद में वो महाजनपद हुए और बाकी वो आगे पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में। तो जो ऋग्वेद में 5 कबीलों का उल्लेख है वो पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, ध्रुम प्रमुख थे, है ना। और एक भरत जन तो अलग ही था। इसमें जो 5 कबीले उल्लेख हैं उसमें पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, ध्रुम प्रमुख थे। ये पंचेन के नाम से जाने जाते थे। ये 5 कबीले थे पूर्व ऋग्वेदिक काल में। इनका भौगोलिक विस्तार में अपना देखा कि सप्त सैंधव प्रदेश, जो 7 नदियां थी, अभी आगे ये सिंधु, सरस्वती, सतुद्री, उस टाइम सतलज को ही सतुद्री बोला जाता था, बिपाशा, ब्यास, परुष, रावी,
है ना, वितस्ता, झेलम, अश्विनी, चिनाब आदि। तो ये सब 7 नदियां जो उस वहां से बहती थी वहां उस टाइम। अभी भी जो पंजाब प्रांत है 5 नदियों का है ना, सरस्वती इसमें विलुप्त हो गई है अपनी। तो उधर ही जो आर्य लोग हैं आकर बसे, फिर धीरे धीरे दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़कर दिल्ली के उत्तरी प्रदेश में आबाद हुए। उस समय पास ही सरस्वती नदी बहती थी, जहां उन्होंने अपने सूक्तों का संग्रह कर संकलन किया। पहले देखो आर्य लोग ये कंठस्थ थे, जो भी मंत्र वगैरह श्लोक थे वो कंठस्थ रहते थे, पहले लिखित में कोई नहीं था। फिर जब वो यहाँ आगमन किए भारत में, यहाँ अपने आगमन किए, वहीं सरस्वती नदी के आसपास ही इन्होंने अपने जो कंठस्थ सूत्र उनको लिखना चालू किया और एक अपना वेदों का निर्माण किया, वेद साहित्य का निर्माण किया, लिखना स्टार्ट कर दिया। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, जिसे नदी तमा नदियों की प्रमुख कहा गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पवित्र नदी ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना जाता था, तो वो है सरस्वती नदी, जिसको नदी तमा, है ना, नदियों में प्रमुख कहा गया है। ये भौगोलिक क्षेत्र में। और आगे देखते हैं, इसमें कुछ अफगानिस्तान की भी नदियों का जिक्र भी हमें ऋग्वेद से मिलता है। इसमें कौन कौन सी अफगानिस्तान की नदी थी? कुबा, काबुल नदी, क्रुबु, कुर्रम, है ना, जो अभी के नाम, जो पुराने नाम है कुबा, है ना, अभी का नाम काबुल नदी है। कुर्बू को अभी कुर्रम बोलते हैं। गोमती, गोमल एवं सुवास्तु स्वात नामक नदी पश्चिमी किनारे में सिंधु की सहायक नदी थी। पश्चिमी किनारे आप जैसे देखेंगे ना, अपना सिंधु सभ्यता आप देखेंगे या कुछ भी, पश्चिमी किनारे पे, है ना, पूर्वी किनारे वाली तो अपनी चिनाब, रावी, सतलुज वगैरह होगी, पश्चिमी किनारे पे ये नदियां थी। अफगानिस्तान उस साइड है ना, मैप में आप देखिए समझ जाइएगा। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा गया, है ना, ये भी क्वेश्चन है। हिरण्य किस नदी को बोला गया? सिंधु नदी को बोला गया। सिंधु नदी द्वारा ऊनी वस्त्रों के व्यवसाय होने के कारण इसे सुवासा और ऊर्पावर्ती भी कहा गया। ऋग्वेद में सिंधु नदी की चर्चा सर्वाधिक बार हुई है ना, सिंधु नदी की चर्चा सर्वाधिक बार हुई है ऋग्वेद में। और इसमें ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार ही उल्लेख मिलता है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ये भी पूछ लेता है कि कितनी बार किसका उल्लेख मिला है ना। अब इसमें आप जो पढ़ लीजिएगा कि ऋग्वेदिक नदियां सभी के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम मैंने रखे हैं अपने इसमें नोट्स में। तो सतुद्री को सतलज बोलते थे, अश्विनी चिनाब को बोलते थे, विपाशा ब्यास को बोलते थे, कुबा नदी जो अपनी अफगानिस्तान में, काबुल नदी को बोलते थे, सदानीरा गंडक नदी को बोलते थे, सुबस्तु स्वात नदी को बोलते थे, पुरुषनी रावी नदी को बोलते थे, और वितस्ता झेलम नदी, गोमती को गोमल, पृष्ठदवती घग्गर। घग्गर नदी वही सरस्वती के समानांतरी बहती है राजस्थान से, तो उसको द्रस्तदती बोलते थे, है ना। क्रुमु कुर्रम को बोलते थे। ये सब नदी आप मैप में देख लीजिएगा, इनके प्राचीन नाम याद कर लीजिएगा, आपका भौगोलिक वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, कहाँ से निकलती थी, कहाँ बहती हैं, ये सब चीज आप देख लीजिएगा। अब आर्यों के हिमालय पर्वत का स्पष्ट उल्लेख मिलता है ना, हिमालय से वो परिचित थे आर्य लोग। हिमालय की एक चोटी को मुजदंत कहा गया है, जो सोम के लिए प्रसिद्ध थी, है ना। इस प्रकार आर्य हिमालय से परिचित थे। आर्यों ने अगले प्राप्त के रूप में कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मवर्त रखा गया। जो महाभारत का युद्ध अपना बोला जाता है ना, कुरुक्षेत्र राजस्थान में, तो आर्य ने अगले पड़ाव के रूप में, पहले तो वो आपने सप्त सेंध प्रदेश में आए, फिर धीरे धीरे अंदर भारत की तरफ राजस्थान के मार्ग से होते हुए कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मवर्त या आर्यवर्त रखा। ठीक है, ब्रह्मवर्त से आगे बढ़कर आर्यों ने गंगा, जैसे आप मैप में देखेंगे ना बहुत अच्छे से भी समझ में आएगा, इसमें जैसे नीचे में मैप में बता भी दूंगा, तो है मैप। तो यह कुरुक्षेत्र के निकट कब्जा कर उस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त आर्यवर्त रखा। फिर उससे आगे बढ़े, ब्रह्मवर्त से आगे बढ़कर आर्यों ने गंगा जमुना के 2 आप क्षेत्र, जो गंगा जमुना नदी जो अपने उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे समानांतर ही बहती है, उसके 2 आप क्षेत्र बीच के भाग पर जो पहले जंगल वगैरह थे, उत्तर वैदिक काल में आप पढ़ेंगे जब लोहे का आविष्कार कर लिया था, तो उन्होंने खूब बड़े स्तर पर वहां जो गंगा जमुना के 2 आप क्षेत्र पर जंगल वगैरह थे उसकी कटाई वगैरह की और वहीं पर ही वो बस गए थे। तो उस क्षेत्र को, नदी क्षेत्रों में कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मर्षि देश रखा। ठीक है, इसके बाद हिमालय एवं विंध्याचल पर्वतों के बीच के क्षेत्र पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम मध्य प्रदेश रखा। या हिमालय और विंध्याचल पर्वत है, अभी एमपी मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और हिमालय, तो इतने बड़े क्षेत्र पर आप समझ सकते हैं कि, और यहाँ तक ही उनका क्षेत्र अब सीमित हो गया। अभी नीचे मैप में आपको दिखाता हूँ। तो
ये पूरे उत्तर भारत पर कब्जा, उन्होंने मध्य प्रदेश उसका नाम रखा। फिर अंत में बंगाल एवं बिहार के दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी भागों पर कब्जा कर समूचे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। कालांतर में इस क्षेत्र का नाम आर्यवर्त रखा। ठीक है। मनुस्मृति में सरस्वती और दष्ट नदी, घग्गर नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त, जो भी ऊपर बताया है ना, सरस्वती और राजस्थान नदी ऐसे बताया कि समानांतर ही बहती थी, जिसमें सरस्वती नदी तिरोहित हो गई, लुप्त हो गई, मगर घग्गर नदी अभी भी है। हाँ, ये देखो आर्यों का विस्तृत क्षेत्र पूरा जो देख सकते हैं, है ना। सप्त सेंधा प्रदेश पहले इधर है ना, सप्त सेंधा प्रदेश इधर से आए, फिर इधर से ही सरस्वती नदी यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ से फिर यहाँ पहुंचे दोआब क्षेत्र, देखो यमुना गंगा, ये दोआब क्षेत्र, इसके ये घने जंगल वाला एरिया था। जब उत्तर वैदिक काल में लोहे की वगैरह खोज कर ली उन्होंने, तो फिर उधर से बहुत बड़े स्तर पर पेड़ जंगलों को खाली किया गया, यहाँ पर फिर अपना कब्जा कर लिया गया, है ना। और ये फिर अपना बंगाल में गए, बिहार में गए, ये इनका आप समझ सकते हैं मैप में देख के। ये विंध्य श्रेणी है पर्वत, और ये हिमालय, इससे पूरे के बीच के प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया गया। तो ऊपर का पढ़कर इससे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आर्यों का संघर्ष पर आते हैं। कितना अभी टाइम है, 5 मिनट बचे हैं। आर्यों का संघर्ष को अपन 10 राग युद्ध को खत्म कर देते हैं। फिर देखो पूर्व वैदिक काल को अपन उसके आर्थिक, सामाजिक और जीवन को पढ़ेंगे। ये 2 स्लाइड हैं बस। आर्यों का संघर्ष, आर्यों का संघर्ष गैरिक मितवांड, जैसे बताया था शुरू में, गैरिक मितवांड एवं लाल और काले मितवांड वाले लोगों से हुआ। आर्यों के विजय होने का कारण क्या, भाई वो घोड़े से चलित रथ थे उनके पास, घोड़े से परिचित थे, तेज दौड़ता था, और रथ भी का भी है ना वो इस्तेमाल करते थे। कांसे के अच्छे उपकरण थे उनके पास, कवच, जो कवच थे, कवच का भी प्रयोग करते थे। तो इसलिए वह अपने जो भारत में पहले की संस्कृति वाले लोग, जो गैरिक मितवांड और चित्ते दूसरा मितवांड संस्कृति वाले लोग थे, उनका सामना नहीं कर पाए, और आर्यों ने उनको हराकर कब्जा कर लिया। आर्य संभवतः विशिष्ट प्रकार के दुर्ग का प्रयोग करते थे, इसे पुर कहा जाता था। जैसे अभी पुर मतलब दुर्ग बोला है, पुरंदर इंद्र को बोला जाता था, आगे पढ़ेंगे, पुरंदर के किलों को तोड़ने वाला, है ना। पुर मतलब दुर्ग को कहा जाता था। पुर चष्टनी शब्द का अर्थ था दुर्गों को गिराने वाला। अब इसमें पुर चष्टनी शब्द का अर्थ है दुर्गों को गिराने वाला, उसको बोला जाता है पुर चष्टनी। दास एवं दस्यु, ठीक है, दास दस्यु वर्ड से ही दास निकला है, दस्यु शब्द से ही दास से निकला है। ये आर्यों के शत्रु थे। आर्यों का मतलब शत्रु वो कि जो आर्य नहीं थे और जो किन किन बातों पर यकीन नहीं करते थे या उनका अनुपालन नहीं करते थे, उनको दास, ये आप देख सकते हैं। दस्यु को अंसा, हाँ, सिंधु सभ्यता में दुर्ग जो होते थे उसे ऊपरी भाग को कहते थे क्या, जो दुर्ग, देखो सिंधु सभ्यता में जो नगर अपन को मिले हैं वो 2 भागों में मिले रहते थे। एक जो ऊपर उठा हुआ भाग रहता था, नहीं उसमें दुर्ग तो अपन को कोट दीजी में मिला है, जो दुर्ग अपन समझ लेते हैं, दुर्ग कोट दीजी में भी मिला है, ऊपरी भाग में भी मिला था, दुर्ग रहते थे। तो उसमें देखो कहने का मतलब यह है कि 2 भागों में रहते थे, एक ऊपरी भाग रहता था, एक निचला भाग रहता था। ऊपरी भाग माना जाता था ऐसा कि भाई वहां जो शासन करते थे जो लोग भाग, या जो सरकारी, जो क्या बोलते हैं ऐसे अपने ऑफिस वगैरह मान लो सरकारी, इस तरीके के भवन वगैरह मिले बड़े बड़े, वो ऊपरी भाग में मिले, है ना। और निचले भाग में उनको बस्तियां मिली, नगर मिले हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मतलब वो बने हुए नगर मिले। तो 2 भागों में। तो दुर्ग, आपका पूछना क्वेश्चन ये है कि क्या पूछा आपने, दुर्ग से ऊपरी भाग हाँ, को बोलते थे। ऊपरी भाग में, हाँ ऊपरी भाग में दुर्ग रहते थे और निचले भाग में अपने नगर रहते थे। ये सही बोल रहे हैं आप, दुर्ग ऊपरी भाग में रहते थे, मगर 2 ही उसमें। और जो धौलागिरा में 3 भागों में विभाजित था उनका था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब दस्यु किसको बोला जाता था? दस्यु, ये देख लो आप कि दस्यु जिनकी चट्टी नाक वाले को बोला जाता है, या कर्म, वैदिक कर्मों में विश्वास न करने वाले। ये पूछा सबसे इम्पोर्टेंट कि वैदिक कर्मों में जो विश्वास नहीं करता था, क्योंकि जनरली वैदिक जो आए, वेद आए हैं, वो सब आर्यों से आए हैं। तो जो आर्य नहीं है वो उन पर विश्वास नहीं करेगा, उनके बारे में जाने नहीं, तो वो दस्यु की श्रेणी में रखा जाता था, या शिष्ण देवता या लिंग पूजक कहा जाता था जिन्हें,
जो शीश देवता की पूजा करते थे, लिंग पूजक थे, उनको बोला था। एक पुरु नामक कबीला त्रासदस्यु के नाम से जाना जाता था। एक पुरु नामक कबीले को त्रासदस्यु के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब दशराग युद्ध, जो आप पहले क्वेश्चन किसी ने पूछा था, ये दशराग युद्ध की कहानी पढ़ लीजिए, अच्छा है, हमेशा याद हो जाएगा, फिर कभी भूलेंगे नहीं। देखो, भरत जन को विश्वामित्र का सहयोग प्राप्त था। आप जब देखेंगे कि ये विश्वामित्र जो थे वो थोड़े क्या, विश्वामित्र और वशिष्ठ दो ऋषि जो थे, हाँ, तो भरत जन को विश्वामित्र का सहयोग प्राप्त था। इसी सहयोग के बल पर उसने व्यास एवं शतुद्री को जीता, किंतु शीघ्र ही भरत ने वशिष्ठ को अपना गुरु मान लिया। पहले विश्वामित्र को, भरत जन जो थे पहले विश्वामित्र को अपना गुरु मानते थे, फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वशिष्ठ को अपना गुरु मान लिया, जिनसे क्रुद्ध होकर विश्वामित्र जो ऋषि थे उन्होंने भरत जन के विरोधियों को समर्थन दे दिया। ठीक है। अब जो उनके बीच में जो युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ और किस चीज को लेकर हुआ भाई, कि जो पहले तो वहाँ जो पानी वाला क्षेत्र रहता था, नदियों वाला क्षेत्र में अपना, उसमें ना अपना क्या बोलते हैं, अपना हक जमाना, अपना कब्जा करना, या उत्तर जैसे धीरे धीरे आगे आ रहे लोग कब्जा करने जा रहे थे, जैसे उत्तर, ये सॉरी अपना गंगा यमुना के तो आप क्षेत्र पे है ना, ये उत्तर वैदिक काल में आप पढ़ेंगे तो उधर कब्जे को लेके, यानी अपनी प्रतिष्ठा को लेकर अपन बोल सकते हैं कि ये युद्ध हुआ, है ना। इसमें आप देख ही सकते हैं कि विश्वामित्र को गुरु छोड़कर उन्होंने वशिष्ठ को बना लिया, तो उससे रुष्ट होकर उन्होंने, विश्वामित्र ने एक अलग 10 राजाओं का एक ग्रुप इकट्ठा किया, जो कि भरत जन के राजा सुदास के अगेंस्ट खड़ा हुआ, और उन एक राजा भरत जन और बाकी जो 10, जिसमें से 5 आर्य और 5 अनार्य थे, उनके बीच युद्ध हुआ। तो इसमें देखो, और युद्ध कहाँ हुआ, परुष्णली नदी, यानी कि रावी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ। इसमें भरत के विरोध में 5 आर्य एवं 5 अनार्य कबीले मिलकर संघर्ष कर रहे थे। आर्यों के 5 कबीले जो थे वो पुरु, यदु, तुर्वश, ध्रुम और अनु थे, और जो 5 अनार्य कबीले थे वो अलीन, पक्त, भलानस, विसारणी और शिव थे। इसमें भरत का राजा सुदास की विजय हुई। ठीक है। इन्होंने 10 राजाओं को हरा दिया, और 10 राजाओं का युद्ध पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसे हुए पूर्वकालीन जल, देखो ये पढ़ सकते हैं, पूर्वकालीन जल तथा ब्रह्मवर्त अपन ने पढ़ा है, सरस्वती और घग्गर नदियों के बीच का जो क्षेत्र, उसको ब्रह्म प्रदेश रखा गया ना, ब्रह्मवर्त। तो ब्रह्मवर्त के उत्तरकालीन आर्यों के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न, उत्तराधिकार आप समझ सकते हैं, उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया था। तो ये एक छोटी सी कहानी है। तो इसमें भरत जन का जो राजा था वो राजा सुदास था, और बाकी जो 10 राजा थे, जिसमें से 5 आर्य और 5 अनार्य राजा थे, है ना, उनका आपको दिया गया है। पुरु, यदु, तुर्वश, ध्रुम और अनु जो आर्य कबीले थे, और अनार्य कबीलों को आपको दिया गया अलिन, पक्त, भलानस, विसारण और शिव, ये थे। तो ये कहानी है दशराग युद्ध की, और ये इसके ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको मिलता है। ठीक है। अब इसको मेरे ख्याल से इसको पढ़ने के बाद आपको एक कहानी के टाइप से याद हो जाएगा ये। अब जो पूर्व वैदिक काल अपन पढ़ेंगे 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 9 बज चुका है, इसको अगले क्लास में अपन फिनिश कर देंगे। फिर उसके बाद क्लास में, हाँ 1500 से 600 ईस्वी पूर्व आप पहले बताए थे ऋग्वेद नई वैदिक काल का। हाँ। तो इसका मतलब क्या होता है 1500 से 600? कम ज्यादा? 1500 से 600 यानी कि पूरी वैदिक सभ्यता। देखो 1500 से 600 यानी पूरी वैदिक सभ्यता, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सारे वेद आते हैं, पुराण आते हैं और उपनिषद वगैरह ये आते हैं। अब इसको 2 भागों में इसलिए बांटा गया है कि ये पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व रखा गया। इसमें ऋग्वेद की रचना हुई। कौन सा? सिंपल एक अकेला वेद ऋग्वेद की ही रचना हुई। इसकी जो व्यवस्था थी थोड़ी ग्रामीणी थी, और इसकी सामाजिक आर्थिक जीवन थोड़ा मतलब अलग था। फिर धीरे धीरे ऐसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में अंतर आने लगा। ठीक है। आप देखेंगे कि वो ग्रामीण व्यवस्था थी, फिर आगे 1000 से ईस्वी पूर्व में आएंगे, फिर आधुनिक नगर की ओर अपन मतलब आगे बढ़ने लगे। तो इसलिए इसको 2 भागों में रखा गया है ना। पूरा वैदिक काल तो पूरा माना जाता है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व, उसमें 2 भागों में उसको बांटा गया। इसमें एक को 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में वैदिक काल को रखा गया, और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में, जो कि
जो 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना उसमें उस काल में हुई, तो इसलिए उसको 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व में उसको रखा गया, उसको बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। समझ में आया? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व बोल रहे हैं इसमें, तो 1500 तो बड़ा है और 1000 आपको कम, ये समझ में आया। अच्छा। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था ईस्वी का मतलब क्या होता है, तो देखो ये विपरीत क्रम में हाँ अच्छा आप ही पूछे थे ना। तो ईशा का जो जन्म का आधार रखा गया है ना, वो अपना मान लो अभी 0 रखा गया है, तो आप एक 0 मान लो, अपन पढ़ते हैं ना नेगेटिव नंबर, एक सेकंड माइक ऑफ कर लीजिए, -1 -2 -3 -4 ऐसे पढ़ते हैं ना, माइनस जैसे अपन 0 मान लेते हैं तो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आप मैथ्स में पढ़ते हैं या नेगेटिव, तो 0 मान लेते हैं, तो यही ईसा के जन्म को 0 माना गया है। इससे पीछे की साइड जाएंगे यानी कि इतिहास की तरफ जाएंगे, तो जितना बड़ा नंबर ईसा के जन्म से जैसे 100 ईस्वी में जाएंगे आप, है ना, अभी देख सकते हैं अंदाजा लगा पूर्व वैदिक काल 1500। हेलो आवाज आ रही है? हाँ सर अभी आ रही है। मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस सर। हेलो आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर अब आ रहा है। एक सेकंड, आवाज मेरे को क्यों नहीं आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है ना? ठीक। यस सर। फिर उसको नेगेटिव में लेते हैं, तो यहाँ तक बस सुनाई दिया था। पीछे की तरफ जाते हैं तो हाँ तो वो उतना बड़ा होता है। जैसे आप देख सकते हैं 1500 ईस्वी सिंधु सभ्यता को माना जाता है 2400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, यानी कि वो पूर्व वैदिक काल से पुरानी है। समझ गए कहने का मतलब? तो उल्टे क्रम में चलता है, ईसा के जन्म से पूर्व उल्टे क्रम में चलता है, और ईसा के जन्म के बाद एडी जिसको बोलते हैं एनो डैनी, लैटिन भाषा में ईसा के जन्म के बाद को एनो डैनी बोलते हैं, एडी बोलते हैं, यानी कि ईस्वी, ईसा के बाद ईस्वी, उसमें बढ़ते हुए क्रम अनुसार जाता है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर होगा ईसा के जन्म के बाद, वो सबसे नया होगा। जैसे अपन 21वीं सदी में रह रहे हैं, है ना, वैसे ही जैसे ही पीछे आते जाएंगे माइनस होते जाएगा तो वो पुराना होता जाएगा। मगर जब ईसा का जन्म 0 हो जाएगा, 0 उसके पूर्व माना जाएगा, तो फिर वही क्रम जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पुराना होता जाएगा। समझ गए? चलिए हो गया। हेलो सर। हाँ सर, जिस समय आर्य भारत में आए उसमें उत्तर भारत में किसी प्रमुख राजवंश का शासक थे या फिर कोई क्षेत्रीय राजवंश शासक थे? नहीं, उसमें कोई शासक नहीं था। देखो उसमें कभी अपने जो बताया मैंने गैरिक मध्यभांड कल्चर या जो चित्र दूसरे मध्यभांड वाले संस्कृति वाले लोग फैले हुए थे अलग अलग बस्तियों में बसे हुए थे ना, उस समय कोई शासन नहीं था किसी राजा का। तो वो जब आए तो उनसे उनका सामना हुआ, उन्हीं से उनका संघर्ष हुआ और उन्होंने उनको हराकर आर्यों ने धीरे धीरे उत्तर भारत पर पूरा कब्जा कर लिया। उस समय कोई विशेष राजा नहीं था। यस ओके यस। चलिए नेक्स्ट क्लास में बोलिए। ओसीपी का फुल फॉर्म, ओसीपी का फुल फॉर्म, ओसी का आप स्पेलिंग लिख लीजिए, OCHRE, होकर और कल्चर पोट्री सॉरी कलर्ड, OCHRE गेरुआ रंग को बोलते हैं, होकर कलर्ड पोट्री कल्चर। सी का मतलब कलर्ड है और टी का मतलब पोट्री है ना? OCP का फुल फॉर्म। और PGW का है प्रिंटेड ग्रे वेयर, प्रिंटेड चित्रित